नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। लगभग आधी सीटों पर मतदान हो चुके हैं। कई राज्यों की सभी सीटों पर मतदान हो चुके हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य भी शामिल हैं। लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव प्रचार भड़काऊ और ज़रूरी मुद्दों से हटते जा रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को सत्तारूढ़ दल की ओर से ढकने की कोशिश हो रही है। विपक्ष इन मुद्दों को जरूर आगे कर रहा है। विपक्षी नेताओं के भाषणों में ये बातें भी आ रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं की ओर से यही कोशिश हो रही है कि ये मुद्दे लोगों तक पहुंचे ही ना। हालांकि ये मुद्दे लोगों तक पहुंच चुके हैं और अब लोग इन्हीं मुद्दों पर देश का भविष्य तय करने की सोच चुके हैं और 3 चरणों के मतदान में ये बता भी चुके हैं कि देश का राजनीतिक भविष्य किधर जा रहा है। लेकिन सत्तारूढ़ दल के नेता, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी, इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कभी अपनी पिच पर विपक्ष को खेलने पर मजबूर करने वाले पीएम मोदी अब विपक्षी नेताओं से सीधे तौर पर पूछ रहे हैं कि अरे भाई, इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हो? कल तो ये कह गए कि अडानी अंबानी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। कोई डील हो गई? टेम्पो में भरकर रुपए पहुंच गए क्या? सुना ही होगा आपने। एक बारगी तो लगा कि कहीं ये सब डीप फेक का कमाल तो नहीं। फिर एजेंसियों के लोगों लगी वीडियो क्लिप्स से पता चला कि नहीं, सच में प्रधानमंत्री जी ही बोल रहे हैं तेलंगाना में। मतलब ये सब बोलने से पहले उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आखिर बोल क्या रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अडानी अंबानी के मुद्दों पर चुप्पी साधने का मतलब यही होता है कि अंबानी अडानी ने उनके यहाँ टेम्पो में भर भर कर रुपए पहुंचा दिए। और फिर ये किसे नहीं पता है कि अंबानी अडानी पर 10 साल से चुप्पी कौन साधे हुए है। हालांकि जिसके लिए वो कह रहे हैं कि चुप्पी साधे हुए हैं, वो अब तक उस पर बोलता रहा है। लेकिन यहां तो एक सवाल और उठ रहा है कि आखिर अंबानी अडानी ने अचानक ऐसा क्या कर दिया है कि खुले मंच से मोदी जी को उनका नाम लेना पड़ रहा है। इस बारे में रायबरेली में प्रियंका गांधी से भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि अडानी अंबानी पर सवाल पूछने वाला तो अब तक पूछ रहा है और भी सवाल पूछ रहा है, यानी इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। लेकिन आप कौन से सवाल पूछ रहे हैं और किनका जवाब दे रहे हैं? और जो ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा, बाद में राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर एक 49 सेकंड का वीडियो बनाया और उसमें इसका पूरा जवाब उन्होंने दे दिया कि अंबानी अडानी अगर टेम्पो में भर भर करके रुपए भेज रहे हैं तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सारे लोग आपके पास हैं, तो इनको भेज करके पता लगाइए कि कहां भेज रहे हैं। चुनाव प्रचार की धार देखिए। पहले चरण तक मोदी की गारंटी का नारा रहा। दूसरे चरण से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुसलमान ढूंढे जाने लगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषणों के अर्थ का अनर्थ निकाला जाने लगा, जो कि सरकारी दस्तावेजों में भी दर्ज है। फिर यह डर दिखाया जाने लगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हिंदुओं के घर बार, गाड़ी घोड़ा, गाय भैंस और यहां तक कि निजी संपत्ति और महिलाओं के गहने, जेवर, मंगलसूत्र तक बांट दिए जाएंगे। तीसरे चरण के बाद अब यहां तक डराया जाने लगा है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, हालांकि बीजेपी नेता उसे यही प्रचारित कर रहे हैं कि वो उन्होंने ही बनवाया है, जबकि वास्तविकता ये है कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एक ट्रस्ट ने बनवाया है और ट्रस्ट के पास आम जनता से पैसा आया जो उसने चंदे और दान के रूप में दिए। खैर, डर तो ये दिखाया जा रहा है कि उस मंदिर पर ताला लगा दिया जाएगा। बड़ी हैरानी होती है कि ये नेता जब इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो सोचते क्या है कि ये जो कह देंगे लोग उसे सही मान लेंगे। पर शायद उन्हें ये विश्वास हो, तभी तो लगातार ऐसे ही मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि 10 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया, महंगाई की दर कहाँ चली गई है और क्यों चली गई, 80 करोड़ लोगों को सरकारी राशन पर जिंदा रहने की स्थिति क्यों आ गई है और अगले 5 साल तक इसी स्थिति में आप क्यों रखने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी गिरावट आज है शायद ही कभी रही हो। अस्पतालों की कमी और दुर्दशा से आज भी लोग जूझ रहे हैं। अस्पताल जाने से पहले ही लोगों की मौत हो जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है? ना तो इस पर कभी सोचा और अब चुनाव के समय क्या ही सोचेंगे। वैक्सीन के नाम पर सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हुआ। वो कंपनी पूरी दुनिया में माफ़ी मांग रही है, अपना वैक्सीन वापस मंगा रही है, लेकिन हमारे यहाँ तर्क दिए जा रहे हैं कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ। कुछ नहीं मिला तो सैम पित्रोदा की बातों का ही बतंगड़ बना रहे हैं। उनकी बातों के जरिए कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं
और वो किस बयान के जरिए पता है? सैम पित्रोदा ने अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन को एक इंटरव्यू दिया और भारत की विविधता के बावजूद उसके एकजुट रहने का जिक्र करते हुए कहा कि हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं जहां पूर्व में यानी पूर्वोत्तर इलाके में, पूर्व के इलाके में रहने वाले लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में रहने वाले मेरे ख्याल से गोरे लोगों की तरह दिखते हैं, वहीं दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी जैसे लगते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब भाई बहन हैं। अलग अलग क्षेत्र के लोगों के रीति रिवाज, खान पान, धर्म, भाषा अलग अलग हैं, लेकिन वे सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये सैम पित्रोदा ने द स्टेट्समैन को दिए इंटरव्यू में कहा था। अब इसमें क्या गलत है? विविधता में एकता की बात हमेशा से होती रही है, यही आइडिया ऑफ इंडिया है। लेकिन इसमें एक लाइन पकड़ ली प्रधानमंत्री जी ने, कहने लगे कि क्या हमारी राष्ट्रपति महोदया अफ्रीकी लगती है? कांग्रेस उनको हराने के लिए लगी हुई है, उनको गाली दी जा रही है, आदिवासियों से नफरत करती है कांग्रेस, पता नहीं क्या क्या। अब जिन्हें भूगोल, समाजशास्त्र और एंथ्रोपोलॉजी जैसे विषयों की थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो उन्हें ये बात कहीं से हैरान करने वाली नहीं लगेगी। लेकिन पढ़ने लिखने की बात यहाँ कौन कर रहा है? खैर, कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी ने उसको स्वीकार भी कर लिया। रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा न होने पाए, इसलिए ऐसे मुद्दों की ओर घेर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरी सरकारों के समय में रोजगार के फ्रंट पर स्थिति बहुत अच्छी रही हो या फिर सब कुछ अच्छा रहा हो, लेकिन पिछले 10 साल में यानी पीएम मोदी के कार्यकाल में बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है जितनी पिछले 50 साल में नहीं बढ़ी थी। करीब 5 साल पहले ही एक सरकारी सर्वेक्षण में ये बात सामने आई थी। पहले तो सरकार ने उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया, अखबारों में छपने के बाद वो सरकारी तौर पर भी सामने आई। उसके बाद भी कई सर्वेक्षणों के जरिए ये बात सामने आई कि जॉबलेस की स्थिति मोदी सरकार के कार्यकाल में सबसे खराब रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE एक संस्था है, उसके मुताबिक फरवरी 2024 में कुल बेरोजगारी दर 8% थी, यानी 2014 के बाद से कोई सुधार नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है कि युवाओं को ये सब बातें पता न चलें, भले ही वो इसका दंश झेल रहे हों। उन्हें ये डर दिखाया जाए कि सरकार में तो तब भी ठीक है, दूसरी सरकार आई तो उनकी जो जमा पूंजी है वो भी ले लेगी। पर एक बात है, अब विपक्ष इतना होशियार हो गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा उकसाए जाने पर भी वो इन मुद्दों को तवज्जो नहीं दे रहा है। कभी कह रहे हैं कि मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कांग्रेस के शहजादे, कभी कह रहे हैं कि अंबानी अडानी की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन खुद पीएम के भाषणों का सारा कंटेंट अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ही आ रहा है, जिसके संदर्भ में कांग्रेस ने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि यह सब हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है और कहीं हो तो आप दिखा दीजिए। उसके बाद कांग्रेस ने भी इन बातों का लोड लेना बंद कर दिया। पर पीएम मोदी के पास लगता है कि कंटेंट की बहुत कमी है, या फिर जो कंटेंट उनके पास है उसे वो जनता के सामने इसलिए नहीं लाना चाहते कि उससे उन्हीं को नुकसान होगा और इसलिए विपक्ष को लपेटने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर शायद अब इस तरह की बातें उन्हीं के खिलाफ जा रही हैं। बहरहाल ये ज़रूर है कि एक प्रधानमंत्री के भाषण से इस देश की जनता शायद ऐसे कंटेंट की उम्मीद नहीं रखती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।